देखने वालों का एक बार फिर स्वागत। हम पेज नंबर 7 से शुरू करते हैं, टेक्निकल रूल्स पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के। तो ये पहला जो 7 नंबर का नंबर है उसका शुरुआत जहाँ होती है कॉलर्स से। वो कहते हैं कॉलर्स ए शैल ऑलवेज बी यूज्ड। इसका मतलब ये है कि जब हम कंपटीशन में बार यूज़ करते हैं तो बार अकेला यूज़ नहीं कर सकते। बार का मतलब होगा बार एंड कॉलर्स। तो वो कहते हैं बी मस्ट वे 2.5 kg ईच। तो जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि बार का वज़न होगा 20 किलो, कॉलर्स दोनों का होगा 5 किलो और हर एक कॉलर का 2.5। इसका मतलब ये है कि लिखा इसलिए है कि 2.5 किलो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बार 25 किलो की है, जब हम उसे वे करें उसका वज़न देखें 20 किलो की बार है और कॉलर एक 3 किलो का है, एक 2 किलो का। ऐसा नहीं होगा। दोनों 2.5 2.5 किलो के कॉलर दोनों ईच हर एक का उतना वज़न होना चाहिए। तो फिर बारी आती है स्क्वाट रैक्स की, जिस पे हम बैठक निकालते हैं पावर लिफ्टिंग में। वो कहते हैं ओनली स्क्वाट रैक्स फ्रॉम कमर्शियल मैन्युफैक्चरर officially registered and approved by the technical committee shall be permitted for use in international powerlifting championships। तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की जो टेक्निकल कमेटी है, जो स्क्वाट ट्रैक उन्होंने मंजूर किए होंगे। कमर्शियल का मतलब है कि जो लाइसेंस्ड कंपनी है, जो IPF की तरफ से मंजूर है, जो बड़े कंपटीशन है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड गेम्स है, उनमें वही स्क्वाट ट्रैक सिर्फ यूज़ हो सकते हैं जो उस कंपनी से मंजूर लिए हों इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से। अगर लोकल हो जिसका कोई वो लिस्ट पे नहीं है, मंजूरी नहीं ली, तो परमिट नहीं है, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। The squat rack shall be designed to adjust from a minimum height of 1 meter in the lowest position to extend to a height of at least 1.70 meter in 2.5 centimeters increments। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जो स्क्वाट रैक हैं, जब हम वो नीचे लेकर आते हैं तो नीचे कम से कम 1 मीटर तक जरूर जाएं। अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर है तो वो वैलिड नहीं होगा। कम से कम नीचे 1 मीटर जरूर आए और ऊपर जाने के लिए कम से कम उनकी हाइट जो है 1.70 मीटर 1.70 मीटर्स जरूर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो कंपटीशन में, इंटरनेशनल कंपटीशन में वो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आपको पता होगा कि नंबर होता है स्क्वाट ट्रैक्स पे। लिफ्ट जाता है, उसे हम पूछते हैं कितनी ऊंचाई चाहिए, तो वो कहता कि नंबर 7, नंबर 13, नंबर 14, हाइट के जितनी भी कद होगा उसके हिसाब से। तो वो पहले काफ़ी समय पहले वो 5 सेंटीमीटर था कि 5 सेंटीमीटर के तकरीबन 2 इंच बन जाते हैं और 2 इंच से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब ये रूल 2020 का ये है 2020 का कि 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 2.5 सेंटीमीटर से होल जो है वो एडजस्टमेंट ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर 3.5 या 5, तो वो स्क्वाट रैक्स जो हम इंटरनेशनल कंपटीशन में IPF के नहीं यूज़ कर सकते, नहीं बच सकते। और तीसरा नंबर है स्क्वाट रैक्स का ऑल रैक्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग सिक्योर्ड एट द रिक्वायर्ड हाइट बाय मींस ऑफ पिन्स। तो दूसरा ये है कि जब हम हाइट एडजस्ट करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या हाइड्रोलिक हो, तो हाइट जो है सेफ्टी के लिए, अगर मैकेनिकल सिस्टम फेल हो जाए या हाइड्रोलिक तो उन्होंने काट ही दिया है वहाँ, कोई किसी भी तरह अगर हम ऊपर ले जाके उसको हाइट सेट करते हैं तो उसके लिए पिन डालनी चाहिए सेफ्टी के लिए कि पिन डाल दी है, अगर कुछ भी हो जाए तो पिन सेफ्टी के लिए हाइट जो है नीचे मत जाए। तो उसके बाद बेंच के मेजरमेंट्स हैं, उसमें हम ज़्यादा डिटेल तो बता नहीं सकते क्योंकि ये लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। ओनली बेंच रैक्स एंड बेंचेस फ्रॉम कमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफिशियली रजिस्टर्ड
and approved by the technical committee shall be permitted for use in international powerlifting championships. The bench shall conform to the following dimensions. वो एक बार फिर बता रहे हैं कि बेंच जो है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो कंपनी बनाती है, थोड़ी कंपनी अलीको है, ER है, वो कहते हैं जो भी कंपनी अप्रूव्ड लिस्ट होगी जो टेक्निकल कमेटी ने IPF की ने अप्रूव किए हैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में, सिर्फ वही स्क्वाट ट्रैक्स हैं और एंड बेंच प्रेस, वो बेंच प्रेस के लिए जो बेंच है वही यूज़ की जा सकती है, दूसरा नहीं। और बेंच के ये मेजरमेंट लिखे हैं कि वो लेंथ not less than 1.22 meter and shall be flat and level। वो कहते हैं कि वो जो बेंच की लंबाई होती है कम से कम 1.22, वो कहते हैं 1.22 मीटर उसकी लंबाई कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं, ज़्यादा हो ठीक है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। विड्थ उसकी चौड़ाई होनी चाहिए not less than 29 सेंटीमीटर and not exceeding 32 सेंटीमीटर्स। जो जिस पर लेट कर वो बोर्ड जिस पर बेंच प्रेस लगाते हैं लिफ्टर, वो कहते हैं कि उसकी जो चौड़ाई है वो 29 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और 32 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। और उसकी हाइट नंबर 3 है, ये नंबर 3 है पेज नंबर 7 सफ़ा नंबर 7 पर। Height not less than 42 centimeter and not exceeding 45 centimeter, measured from the floor to the top of the padded surface of the bench without it being depressed or compacted. The height of the upright, which must be adjustable, shall be a minimum of 75 centimeter to a maximum of 110 centimeter, measured from the floor to the bar rest positions। ये सिंपल है। वो कहते हैं कि जो बेंच नीचे से फ्लोर से जो फटा लगा होता है, जो बेंच का सरफेस है उस पे आपको पता है कि थोड़ा सॉफ्ट होता है स्पंज जैसा, तो वो कहते हैं कि स्पंज को दबाए बिना जो उसका सरफेस है ज़मीन से फ्लोर से कम 42 सेंटीमीटर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 42 से कम है या 45 से ज़्यादा है उसकी हाइट तो वो लीगल नहीं होगी। तो उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जो अपराइट पोजीशन जहाँ स्क्वाट रैक एक ही होता है, आपको पता है बड़ी चैम्पियनशिप में स्क्वाट रैक एंड बेंच प्रेस रैक, वो कहता है कि उस पर जब बार पड़ी होगी तो उसकी हाइट जो नीचे लाने के लिए, तो वो कहते हैं कि 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर ज़रूर नीचे आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 110 सेंटीमीटर ऊपर जाने चाहिए फ्लोर से मेज़र करके जब उनको यूज़ नहीं किया जा रहा। तो चौथा नंबर है मिनिमम वर्थ बिटवीन इनसाइड बार रेस्ट शैल बी 1.10 मीटर्स। वो कहते हैं जो बार रखने की जो आर्म्स हैं जिस पर बेंच प्रेस के लिए बार पड़ी होती है, तो वो कहते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 110 सेंटीमीटर जहाँ 1.10 मीटर्स, वो एक ही बात है क्योंकि 110 सेंटीमीटर का 1.10 मीटर ये बनता है। तो नंबर 5 है द हेड ऑफ द बेंच शैल एक्सटेंड 22 centimeter beyond the center of the uprights with a tolerance of 5 centimeter either way। तो ये जहाँ आर्म्स होती हैं पीछे बेंच के लिए, तो आपको पता है कि वो आर्म्स एंड पे नहीं होती, बेंच के थोड़ी बीच में होती हैं। तो वो कहते हैं कि जब आर्म्स जो जहाँ बार पड़ी होगी बेंच पे बेंच प्रेस के लिए, तो बेंच का जो सिर का जहाँ हम सिर रखते हैं अपना, तो वो कहते हैं कम से कम 22 सेंटीमीटर वो बाहर को ज़रूर होनी चाहिए और 22 से 5 वो कहते हैं ईदर वे। इसका मतलब अगर 22 है तो 17 से लेकर 27 सेंटीमीटर तक वो बाहर जरूर जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कई लिफ्टर वो काफ़ी पीछे चले जाते हैं तो उनका सर वो बेंच से बाहर चला जाता है। तो कई लिफ्टर जो हैं उनकी आदत होती है कि वो काफ़ी आर्म्स के नीचे पीछे से नहीं उठाना चाहते, तो
उनके लिए ये लेंथ बाहर होनी ज़रूरी है। और 6वां नंबर उसका है अटैच सेफ्टी स्टैंड मस्ट बी यूज्ड इन ऑल इवेंट्स। आपको पता है कि पहले बेंच प्रेस पे वो सेफ्टी स्टैंड नहीं होते थे। अब जहाँ लिखा है कि ये अटैच सेफ्टी स्टैंड मस्ट बी यूज्ड इन ऑल इवेंट्स, कि जो कोई भी बड़ा इंटरनेशनल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी तो सेफ्टी जा तो बेंच पर उसकी बनी हो, साथ ही पार्ट हो जहाँ हमें रखनी पड़ेगी, वो ज़रूर होनी चाहिए। और इस 2020 में थोड़ी 1-2 लाइन जो है वो इसमें ऐड की गई है जो नई है। मिनिमम हाइट ऑफ सेफ्टी रैक शैल बी 36 सेंटीमीटर हैविंग 10 होल्स in increments of 2.5 centimeter and 50 centimeter in length। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सेफ्टी का स्टैंड है तो वो कम से कम 36 सेंटीमीटर, मिनिमम हाइट ऑफ सेफ्टी वो 36 सेंटीमीटर ग्राउंड से नीचे नहीं जाना चाहिए, 36 सेंटीमीटर जरूर होना चाहिए। अगर उससे नीचे जाने की एडजस्टमेंट है 36 सेंटीमीटर से तो वो अप्रूव नहीं होगा। उसका कारण ये है कि अगर सेफ्टी 36 से नीचे है, किसी कारण करके अगर सेफ्टी नीचे सेट कर दी गई और वज़न किसी एक्सीडेंट के कारण या चोट लगने के कारण लिफ्ट से अगर फिसल जाए तो नीचे चला जाएगा, तो लिफ्ट का काफ़ी वो इंजरी वो हो सकती है, आपको पता ही एक्सीडेंट में। तो इसलिए वो कहते हैं 36 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और उसमें कम से कम 10 होल्स होने चाहिए। 10 होल्स 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर होने चाहिए। तो उसका मतलब है कि जो 50 सेंटीमीटर तक वो जाना चाहिए। तो उसके साथ ये भी है कि जो सेफ्टी की लेंथ है पीछे से जो जाती है तो वो कम से कम 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके साथ ये सफ़ा नंबर 7 पर क्लॉक है कि क्लॉक ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए टाइम के लिए। क्लॉक के बारे में कहा गया है कि टाइमिंग क्लॉक्स विजिबल टू ऑल वेन्यू प्लेटफॉर्म वार्म अप एरिया मस्ट बी यूज्ड व्हिच ऑपरेट कंटिन्यूअसली अप टू अ मिनिमम ऑफ 20 minutes and display elapsed time. Additionally, a clock displaying time left in which to enter the next attempt should also be made visible to the coach or lifter. अब इलेक्ट्रॉनिक बड़े चैम्पियनशिप में, बड़े कंपटीशन में इलेक्ट्रॉनिक वो जो क्लॉक होता है वो सभी को दिखाई देता है, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि क्लॉक जो है जो वेन्यू में जो देखने वाले को प्लेटफॉर्म और वार्म अप एरिया है उन्हें ज़रूर दिखाई देना चाहिए और उन्हें कम से कम 20 मिनट तक उसकी जो टाइम शुरू होता है, चाहे वो काउंट डाउन हो, नीचे को आ रहा हो या ऊपर को जा से कम 20 मिनट उसकी कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए। बड़े चैम्पियनशिप में वो वेन्यू जो होता है जहां वज़न उठाया जाता है, मुकाबला होता है, वहाँ भी और वार्म अप एरिया में भी आपको अब इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में क्लॉक जो है, टाइम क्लॉक है जो स्टॉप वॉच है वो ज़रूर दिखानी चाहिए। क्योंकि जब लिफ्टर्स वार्म अप एरिया में होते हैं तो उन्हें बाहर जाकर टाइम कितना रह गया, कौन लिफ्टर कितनी देर बाद उठाएगा, उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए वो दोनों को अवेलेबल, दोनों को दिखाई देने के लिए क्लॉक चाहिए। और वो कहते हैं कि एक क्लॉक दूसरा चाहिए जो जहाँ लिखा होता है कि कितना टाइम लिफ्ट के पास है और कितना रहता है, नेक्स्ट अटैम्प्ट हमने कैलकुलेट करनी होती है। तो जब कहते हैं कि बार लोड हो गई, बार लोड होने वाली है या बार इज़ लोडेड, तो हमारे पास 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि लिफ्टर को और कोच को जो क्लॉक चल रहा है वो दिखाई ज़रूर देना चाहिए ताकि वो अपना देख सके कि मेरे पास कितना वक्त है अपनी अटैम्प्ट शुरू करने के लिए। तो आगे जाता है लाइट्स। अ सिस्टम और लाइट शैल बी प्रोवाइडेड whereby the referees make known their decisions. Each referee will control a white and red light. These two colors represent good lift and no lift, respectively. The lights shall be arranged horizontally to correspond with the positions of the 3 referees. मैंने
एक से ज़्यादा कंपटीशन देखे हैं जहां वर्टिकल लाइट्स होती है, एक ऊपर होती है, फिर बीच में होती है और नीचे होती है। लेकिन इंटरनेशनल जो आईपीएफ का रूल है, वो जो लाइट होती है वो ऐसे नहीं होगी, वो हॉरिजॉन्टल का मतलब है को वो साइड वाइज होगी, ताकि पता चल जाए कि अगर रेड लाइट दी है जैसे सज्जे पासे वाले ने दी है, राइट दाएं वाले ने, जहाँ बाएं वाले ने दी है, जहाँ सेंटर का जो बीच वाला है रेफरी उसकी है, कि लेफ्टर को और कोचेस को, देखने वाले को पता चल जाए कि किस रेफरी ने रेड लाइट दी थी है। वो कहते हैं कि लाइट का रंग दो होगा, लाल और सफ़ेद, तो आपको पता चल जाएगा कौन रेफरी कहता है कि मेरी लेफ़्ट पास है, कौन रेफरी कहता है मेरी लेफ़्ट जो फेल है। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि दे मस्ट बी wired in such a way that the light up together and not separately when activated by the three referees. For emergency purpose, that is a breakdown in the electronic or electrical system, the referees will be provided with small white or red flags or paddles with which to make known their decision on the chief referee's audible command flags. उसके साथ वो कहते हैं कि रेफरीज को एक सफ़ेद और लाल जो झंडी जहाँ कोई पेपर दिया जाएगा, और अगर लाइट फेल हो जाए तो वो झंडी उनके हाथ में होगी। तो वन रेफरी जो सेंटर में रेफरी होगा, जब वो कहेगा फ्लैग्स के झंडी दो, तो तीनों एकदम झंडी दिखाएंगे। वो इमरजेंसी के लिए होती है कि अगर लाइट सिस्टम फेल हो जाए। ये इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का रूल है। और यहीं ये हमारा पेज सफ़ा नंबर 7 जो ख़त्म होता है, इसमें बहुत कोई टेक्निकल बड़ी बात नहीं है। मैं हर लेसन में, जैसे लेसन नहीं सॉरी वीडियो में कहता ही हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको जवाब ज़रूर दूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मेरा ये चैनल। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नंबर 8, वहाँ वो जो लेफ़्ट फेल होती है स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट की, वो किस कारण हो सकती है, उसका थोड़ा लेंथी वीडियो जो होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, स्क्वाट और बेंच प्रेस डेड लिफ्ट की सेपरेट। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब माई चैनल और हैव अ नाइस डे।